हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो यार दोस्तों, मोबाइल में रिचार्ज नहीं था तो इसीलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डिंगजियो ने जियोयान के ऊपर 5 अपने फ्लेम से हमला कर दिया था। वे 5 कलर्स वाली चमकदार फ्लेम से जोरदार टकराई। उम्मीद के मुताबिक कोई तेज आवाज़ नहीं हुई, बल्कि 5 कलर्स वाली चमकदार फ्लेम एक विशालकाय जानवर जैसी लग रही थी जो लोगों को निगल जाना चाहती थी। उन्होंने जियोयान की 5 एम्परर फ्लेम को बेतहाशा निगल लिया। जियोयान ने भौहें उठाई और उसके शरीर के भीतर इन यांग क्यूई उमड़ पड़ा। एक पल में उसकी हथेली में फ्लेम और भी सघन हो गई, जिससे 5 कलर फ्लेम पीछे हट गई। वह कदम दर कदम आगे बढ़ा और 5 कलर फ्लेम में बची हुई शक्ति कम नहीं हुई। कुछ देर के लिए दोनों बराबरी पर आ गए। लपटों से उठती भयानक शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, लेकिन जियोयान के हाव भाव अपरिवर्तित रहे। उसकी एम्परर फ्लेम उसके भीतर उमड़ पड़ी और उसकी शक्ति को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। हालांकि डिंगजियो के हाव भाव में भारी बदलाव आए। हालांकि उसके पास अपार शक्ति और अद्वितीय शारीरिक बनावट थी, फिर भी फ्लेम पर उसका नियंत्रण जियोयान के बराबर नहीं था। तुम्हें सबक सिखाने के लिए जियोयान ने एक सहज हंसी निकाली और अपनी हथेली में फ्लेम को वापस ले लिया, मन ही मन यह सोचते हुए कि उसने डिंगजियो को जो फ्लेम दी थी वह उसकी कल्पना से अधिक शक्तिशाली लग रही थी। लालत है, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें देर सवेर रुला दूंगा। डिंगजियो ने दांत पीसते हुए अपनी फ्लेम बुझाई और ठंडे स्वर में कहा, तुम जा रहे हो? नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूँ। जियोयान मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति काफी दबंग थी। डिंगजियो ने मन ही मन गालियां दी और सबसे पहले छत से छलांग लगा दी। जियोयान भी उसके पीछे पीछे चला। दोनों ने चुपचाप बिना किसी को बताए सब कुछ किया। ओयांगू की शक्तिशाली स्पिरिचुअल शक्ति से उसे यहाँ सब कुछ समझ लेना चाहिए था, लेकिन जियोयान की स्पिरिचुअल शक्ति के हस्तक्षेप के कारण ओयांगू की यह छोटी सी योजना विफल हो गई। रात के अंधेरे में भी लुओकांग राजवंश अभी भी जगमगा रहा था और विभिन्न रेस्टोरेंट और बाजार दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा चहल पहल से भरे थे। अनगिनत कुलीन पुरुष अच्छे कपड़े पहने समूहों में निकल पड़े थे, मानो महिलाओं की तलाश कर रहे हों। डिंगजियो ने उस युवा रईसों का मजाक उड़ाया और जो औरतों के पीछे पागल थे। उसकी नज़र में ये भद्दी सुंदरियां उन ईमानदार और स्थिर बुजुर्गों की गुस्से भरी गालियों से कहीं कम दिलचस्प थी। मास्टर डिंग कहाँ हैं? डिंगजियो के नेतृत्व में जियोयान के पास छतों पर दौड़ते हुए उस छोटे से लड़के का पीछा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। डिंगजियो की फुर्तीली आकृति जो किसी फुर्तीली बंदर जैसी लग रही थी। जियोयान ने बेबसी से आंख भरी। यह लुओकांग शहर में है, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। मेरे गॉडफादर को नहीं पता, इसलिए अगर वह तुम्हारा स्वागत नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। डिंगजियो ने अपनी आंखें घुमाई और चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे तरह सनकी है? जियोयान गुस्से से हंसने लगा। वह लड़के को खींचने और उसके गोल मटोल गालों पर चुटकी लेने की इच्छा को रोक नहीं सका। डिंगजियो ने खर्राटे लिए और अपनी गति और भी बढ़ा दी। रात के आसमान में धुंधलेपन की तरह वे आगे बढ़ते रहे। जियोयान ने हंसते हुए अपनी चाल की तकनीक का इस्तेमाल करके आसानी से डिंगजियो की गति के साथ कदम मिला लिया। लुओकांग राजवंश स्टार डोमेन के किसी भी प्रांत से बिल्कुल अलग था। केंद्रीय सेंट्रल डोमेन के अलावा
शहर में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और विशाल मैदान थे। सुबह होते ही डिंगजियू के मार्गदर्शन में दोनों अंततः एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर पहुंचे जो बादलों तक उठती थी। ऊंचे पहाड़ों और साफ पानी को देखते हुए जियोयान ने उन पर नजर डाले बिना नहीं रह सका। ऐसी खजाने वाली जमीन कई शक्तिशाली हस्तियों का ध्यान आकर्षित करेगी। चूंकि डिंगचेंग युआन को दुनियादारी की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए ऐसी जगह चुनना थोड़ा दिखावटी था। इसके अलावा ऐसी जगह अपनी हैसियत के बावजूद यूजी को डिंगचेंग युआन का पता कैसे नहीं चला। मत देखो, यह वह जगह है जहां कुछ पुराने राजघराने स्वास्थ्य लाभ करते हैं। मेरे गॉडफादर कभी भी उनसे मेल जोल नहीं रखेंगे। यह कहते हुए डिंगजियू मुड़ा और पहाड़ों की दूसरी ओर तेजी से चला गया। जियोयान शांत रहा और उसके पीछे पीछे चलता रहा। जब उसकी आत्मिक शक्ति इस खूबसूरत परिदृश्य पर छाई तो उसे वाकई कुछ अद्भुत आभाएं महसूस हुई। एक सुदूर उजाड़ पहाड़ घाटी में जहां कुछ भी विशेष रूप से आकर्षक नहीं है तथा जो पहले के पहाड़ों से बिल्कुल कुछ 100 मील की दूरी पर है, दोनों स्थानों के दृश्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। डिंगजियू ने खुद आगे बढ़कर अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और मूल कुई को अपनी उंगलियों में गुजरने दिया। ऐसा लगा जैसे उसने किसी अलौकिक अवरोध को छू लिया हो और शून्य में धीरे धीरे एक इंसान जितनी ऊंचाई का द्वार प्रकट हुआ। अंतरिक्ष में पोर्टल को प्रकट होते देख जियोयान ने मन ही मन आ भरी। जैसा कि उसने सोचा था, डिंगचेंग युआन की क्षमताओं के साथ भले ही वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ की तरह स्वतंत्र रूप से कोई स्थान न बना सके, फिर भी वह एक अद्वितीय सारणी की मदद से अपनी दुनिया को बसाने में सक्षम था। जैसे ही डिंगजियू ने द्वार में कदम रखा, दोनों आकृतियां पल भर में दुनिया से गायब हो गई। फिर द्वार गायब हो गया और अंतरिक्ष धीरे धीरे कांपने लगा, फिर सामान्य हो गया। काफी देर बाद इस खामोश दुनिया में एक स्थानीय निशान चुपचाप प्रकट हुआ। काले वस्त्र पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उस जगह को देखते हुए जहां द्वार गायब हो गया था और उसके होठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान उभरी। डिंगचेंग युआन, तुम सचमुच यही छिपे थे? तुमने मुझे इतने दिन व्यर्थ इंतजार नहीं करवाया। तुमने मेरे दत्तक पुत्र मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मतलब तुम्हारे दत्तक पुत्र ने। बूढ़े आदमी की आवाज धीमी होती गई और उसका चेहरा धीरे धीरे धुंधलाता गया और जल्द ही वह इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही ना हो। अचानक जियोयान की आंखों के सामने पहाड़ों से घिरी एक झील उभर आती है। झील के बीचों बीच एक विशाल द्वीप तैरता हुआ दिखाई देता है। इसका साफ नीला पानी पहाड़ों और जंगलों में लगे हरे बांस की झलक दिखाता है। पहाड़ों पर सफेद बादल छाए हुए थे, जिससे यह किसी पेंटिंग के दृश्य जैसा लग रहा था। सावधान रहो, यहाँ तुम्हारे गॉडफादर ने कई संरचनाएं स्थापित की हैं। अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम आसानी से इसमें फंस सकते हो। डिंगजियू ने पलटकर एक दुर्लभ दयालु चेतावनी दी। वह बाहर तो निडर था, लेकिन यहाँ लापरवाही बरतने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसे और भी ज्यादा डर था कि कहीं जियोयान गलती से उस संरचना में घुस न जाए, उसके गॉडफादर को नाराज न कर दे और खुद पर भी मुसीबत न ला दे। जैसे ही उसकी आत्मिक शक्ति प्रवाहित हुई, जियोयान उस जगह में फैली हुई ढेरों संरचनाओं को देखकर चौंक गया। उसने गंभीरता से सिर हिलाया। हालांकि वह इन संरचनाओं की गहराई को नहीं समझ पाया, लेकिन हर संरचना में हत्या की मंशा बेहद प्रबल थी। डिंगजियू के नेतृत्व में दोनों ने लगभग एक अगरबत्ती जलने जितना समय बिताया और अंततः पास के तैरते हुए महाद्वीप पर पहुंच गए। द्वीप फूलों और हरी भरी हरियाली
से आच्छादित था और बाहरी दुनिया में अत्यंत दुर्लभ विभिन्न मनमोहक आत्मिक प्राणी जीवंत रूप में विचरण कर रहे थे। वहां छतरियों जैसी ऊंचे पहाड़ों के समूह भी थे और पहाड़ों के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। पूरे द्वीप में एक शांत और संतुष्ट वातावरण व्याप्त था और इस शांति ने जियोयान को थोड़ी ईर्ष्यालु बना दिया। डिंग जियो, तुम बदमाश, तुम वापस क्यों आए हो? आंगन में कदम रखने से पहले ही अंदर से एक स्पष्ट आवाज गूंजी जिसमें स्नेह की झलक थी। जियोयान अनायास ही रुक गया और अपने सामने खड़े डिंग जियो को देखने लगा। पिताजी, मैं अपने साथ किसी को लाया हूँ। वह कह रहा है कि वह आपसे मिलना चाहता है। डिंग जियो रुक गया। उसके चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान फैल गई और वह एक बच्चे की तरह मासूमियत से बोला, क्या तुम सचमुच इतने आज्ञाकारी हो सकते हो? फिर जोरदार हंसी गूंजी और एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी कनपटियां सफेद हो रही थी, डिंग जियो को देखकर मुस्कुराता हुआ स्थिर भाव से बाहर आया। यह छोटी सी बात तो बेकाबू थी और जिसने उसे लाने के लिए राजी किया वह कोई साधारण इंसान तो नहीं होगा। अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर जियोयान चौंक गया। पहले वाले के पास सिर्फ एक हाथ था जबकि दूसरा हाथ लकड़ी का बना हुआ लग रहा था। जियोयान मास्टर डिंग को अपना सम्मान अर्पित करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के जियोयान ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उसके शब्द उत्साह से भरे थे। तमाम कठिनाइयों के बाद आखिरकार उसकी मुलाकात असली इंसान से हो गई थी। आप एक कीमियागार हैं? डिंग चेंग युआन ने जियोयान की ओर देखा। उसकी भौहों के बीच एक अजीब सी नजर चमक रही थी और उसने कुछ अनिश्चितता के साथ कहा, बिल्कुल। यह सुनकर जियोयान ने सहमति से में सिर हिलाया, लेकिन डिंग चेंग युआन का उदास चेहरा देखकर उसका दिल बिना किसी कारण के बैठ गया। आप जा सकते हैं। मेरे पूरे जीवन में जिस चीज से मैं सबसे अधिक घृणा करता हूँ वह अल्केमिस्ट है। डिंग चेंग युआन भावशून्यता से बोला और उसके शब्दों ने जियोयान को चौंका दिया। तो क्या हुआ अगर वो कीमियागार है? क्या उन्होंने तुम्हें नाराज किया? अगर किया भी तो मुझे क्या? उनसे सवाल करने की इच्छा को दबाते हुए जियोयान ने सम्मानपूर्वक कहा, मुझे नहीं पता कि एल्केमिस्टों ने आपको कहाँ नाराज किया वरिष्ठ। मैं ईमानदारी से आपका मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ आया हूँ। डिंग जियो, भविष्य में लोगों को यहाँ लाने से पहले यह स्पष्ट रूप से पूछ लेना कि वह एल्केमिस्ट है या नहीं। जियोयान की बात पूरी होने से पहले ही डिंग चेंग युआन उदास भाव से घूम गया। साथ ही वह डिंग जियो को निर्देश देने भी नहीं भूला। डिंग जियो हैरान जरूर लग रहा था, लेकिन डिंग चेंग युआन की बात न मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और सिर्फ धीमी आवाज में ही जवाब दे सका, अपने बच्चे के खातिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, अब जाओ। डिंग चेंग युआन अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। उसकी आवाज ठंडी थी। जियोयान पूरी तरह से उलझन में था। आखिर हो क्या रहा था? उसने कुछ भी नहीं किया था और उसे नहीं लगता था कि उसने डिंग चेंगयुआन को नाराज किया है। यह बूढ़ा आदमी अचानक से दुश्मनी क्यों कर रहा था? उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत एल्केमिस्टों से है। अगर यह सच होता तो क्या उसकी दादी को पता नहीं होता? उसकी दादी किसी से भी बेहतर जानती थी कि वह एक एल्केमिस्ट है। अगर डिंग चेंग युआन का गुस्सा वाकई इतना ज्यादा था तो वह उसे आने की सिफारिश कैसे कर सकता था? वरिष्ठ, मुझे मिंगियान द्वीप क्षेत्र के चोंगमिन पैलेस के पैलेस मास्टर लुओ द्वारा भेजा गया था। डिंग चेंगयुआन के दृढ़ निश्चय को देखकर जियोयान ने अब और संकोच नहीं किया। उसने दांत पीस लिया और अपने स्वामी की पत्नी का जिक्र करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकले,
डिंग चेंग युआन का शरीर कांप उठा और उसने पलटने में काफी समय लगा। उसके उभरे हुए गालों वाले चेहरे पर एक अवर्णीय जटिल भाव थे। जूनियर सिस्टर लुओ, डिंग चेंग युआन ने आंख भरते हुए जियो यान को गहराई से देखा और काफी देर तक चुप रहा। जियो यान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और माहौल शांत हो गया। गॉडफादर, उसके पास 5 एम्परर फ्लेम हैं और उसने मुझे एक दिया भी। डिंग जियो ने बड़ी मुश्किल से निगला और संभलकर बोला। बोलते हुए उसने अपना छोटा सा हाथ हिलाया और 5 कलर्स वाली चमकदार फ्लेम बाहर निकली, बेहद चकाचौंध करने वाली। डिंग चेंग युआन की निगाहें गंभीर थी। काफी देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, डिंग जियो, बाहर जाकर थोड़ा मजा करो, मुझे उससे कुछ पूछना है। ठीक है। यह सुनकर डिंग जियो ने जियो यान की तरफ देखा, जीभ बाहर निकाली और चला गया। उस जगह में छिपी संरचनाओं ने डिंग जियो को नजरअंदाज कर दिया, जिससे वह अकड़कर निकल गया। अंदर आओ। डिंग चेंग युआन के चेहरे पर उदासीनता थी और वह मुड़कर आंगन में चला गया। जियो यान ने राहत की सांस ली और तुरंत उसके पीछे चल दिया। खैर, कम से कम डिंग चेंग युआन ने उसे बाहर तो नहीं निकाला, जो निसंदेह एक अच्छी शुरुआत थी। अंदर चंदन की धूप की हल्की जलन मन को साफ रखने में मदद करती थी और साधारण प्राचीन शैली के फर्नीचर शांति और स्थिरता की भावना को बढ़ाते थे। जियो यान और डिंग चेंग युआन पालथी मारकर बैठे थे। डिंग चेंग युआन की उंगलियां सामने रखी मेज पर हल्के से थपथपा रही थी, मानो कोई धुन दिल तार छेड़ रही हो, जिससे जियो यान थोड़ा घबरा गया। आप किस रैंक के एल्केमिस्ट हैं? एक लंबी चुप्पी के बाद डिंग चेंग युआन ने गहरी आवाज में कहा। उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, मानो वह गहरे विचार में हो। 8वां रैंक। जियो यान ने ईमानदारी से जवाब दिया। 8वीं रैंक। यह एक एशियन ट्रिलम की आत्मा है। डिंग चेंग युआन ने अपना सिर उठाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी सोच में डूबा हुआ था। फिर विषय बदलते हुए बोला, एक एल्केमिस्ट की आत्मा का सर्वोच्च क्षेत्र सेंट क्षेत्र होना चाहिए। सेंट रियलम तक पहुंचने में आपको कितना विश्वास है? डिंग चेंग युआन की बातें सुनकर जियो यान के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसके हाव भाव देखकर वह बस यही बता सकता था कि वह गंभीर था, जिससे जियो यान मन ही मन बेचैन हो गया और सोचने लगा कि डिंग चेंग युआन के असली इरादे क्या हैं। स्पिरिचुअल शक्ति में सेंट स्तर तक पहुंचने में शायद सर्वोच्च सेंट स्तर तक पहुंचने से ज्यादा आसान नहीं है। ड्रैगन सोल बोन के साथ भी स्पिरिचुअल शक्ति में गुणवत्ता सफलता प्राप्त करना किसी भी तरह से आसान नहीं है। उस समय एल्डर ई अनगिनत वर्षों से सर्वोच्च सेंट स्तर पर थे, फिर भी उनकी आत्मा शक्ति केवल एशियन ट्रिलम पर ही थी, बड़ा नहीं। इस प्रश्न का सामना करते हुए जियो यान केवल सावधानी से बोल सका, कोई बड़ी घोषणा नहीं कर सका, ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि अभी भी एक मौका है। डिंग चेंग युआन ने बिना किसी भाव के ठंडी हंसी हंसी, मुझे आपके 5 प्रकार के सम्राट लपटों पर एक नजर डालने दो। उसने अपने होठ भींच लिए और 5 उंगलियां ढीली करके हाथ बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा और उसकी हथेली से अलग अलग रंगों की एक ज्वाला फूट पड़ी। जैसे ही ज्वाला धीरे धीरे हिली, वह 5 अलग अलग रंगों की धाराओं में बट गई, जिनमें से प्रत्येक एक अलग सम्राट ज्वाला का प्रतिनिधित्व कर रही थी। क्या आप जानते हैं कि आपने डिंग जियो को पहले क्या लपटें दी थी?
अपने सामने जलती हुई 5 लपटों को सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद डिंग चेंग युआन ने अपना हाथ लहराया और जियोयान को एम्परर ज्वाला को दूर करने का संकेत दिया। मुझे नहीं पता, लेकिन वह छोटा लड़का इसमें कुशलता से महारत हासिल करने में सक्षम प्रतीत होता है, जिससे मुझे बहुत जिज्ञासा होती है। जियोयान ने अपना सिर हिलाया। उसने वह चीज प्राचीन सम्राट तूसो की गुफा से प्राप्त की थी और उसे अभी भी नहीं पता था कि वह क्या है। यह सचमुच अप्रत्याशित है कि आपके शरीर में 5 एम्परर फ्लेम समा सकती हैं। मुझे संदेह है कि आपकी साधना तकनीकें शायद इससे भी अधिक उन्नत हैं। डिंग चेंग युआन ने जियोयान की तरफ देखा, जिसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक पल की खामोशी के बाद वह अचानक बोला, छठी या उससे ऊपर की ग्रेड की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक तथाकथित स्वर्गीय कड़ाही की जरूरत होती है। अगर आप सेंट रिलम आत्मा स्तर स्पिरिचुअल तक पहुंच गए हैं तो अपनी गोली शोधन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको किस स्तर की स्वर्गीय कड़ाही की जरूरत होगी। जियोयान एक पल के लिए अवाक रह गया और काफी देर बाद बोला। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, आपको प्राचीन काल से स्टार लुओ एल्डर के बारे में पता होना चाहिए। मुझे स्टार लुओ एल्डर का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। मैं स्टार लुओ कुल्ड्रोन प्राप्त करने के लिए भाग्यशाली था। मुझे लगता है कि अगर स्टार लुओ एल्डर ने अपनी स्वर्ग विरोधी शक्ति के साथ स्टार लुओ कुल्ड्रोन का संयोजा है तो स्टार लुओ कुल्ड्रोन मेरे लिए सेंट रेलम आत्मा में स्पिरिचुअल क्षेत्र में कदम रखने के लिए के बाद उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। इन शब्दों ने जियोयान के दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसने डिंग चेंग युआन के हाव भाव पर कड़ी नजर रखी। जब डिंग चेंग युआन ने बताया कि उसे स्टार लुओ कुल्ड्रोन मिल गया है तो जब जियोयान ने बताया कि उसे स्टार लुओ कुल्ड्रोन मिल गया है तो डिंग की आंखों में एक चमक सी आ गई। स्टार लुओ कुल्ड्रोन, मुझे इसके बारे में सुना है, मुझे इसके बारे में पता है। आपने इसे कैसे प्राप्त किया? डिंग चेंग युआन की आवाज भारी रही और जियोयान ने एक कड़वी मुस्कान दी। उसे पता नहीं था कि पूर्व का क्या मतलब था। तुमने डिंग जियो को जो लपटें दी हैं वे तुम्हें कहाँ से मिली? कुछ देर रुकने के बाद डिंग चेंग युआन धीरे से बोला। उसकी आवाज अलौकिक लग रही थी। उज्ज्वल ज्वाला दिव्य क्षेत्र, उत्तरी नीला पर्वत, प्राचीन सम्राट तूसो की गुफा। जियोयान ने हल्की सांस ली और विशिष्ट स्थान के बारे में बताया। बेकांग माउंटेन, प्राचीन तूसो। डिंग चेंगयुआन ने भौहें उठाई, फिर अपना सिर हिलाया। जियोयान को घूरते हुए और शब्द दर शब्द कहा, आप महान दुनिया के आप इस दुनिया के एम्परर फ्लेम के बारे में कितना जानते हैं? जियोयान अचंभित रह गया, मानो उसने कुछ सोचा है और सम्मानपूर्वक कहा, कृपया मुझे समझाइए सीनियर। कहा जाता है कि इस दुनिया में 36 प्रकार की एम्परर फ्लेम्स हैं, लेकिन यह कहावत है कि प्राचीन काल से इस दुनिया में प्रचलित नहीं है। प्राचीन काल से यह कहावत इस दुनिया में प्रचलित नहीं है। चूंकि आप 8वीं कक्षा के एल्केमिस्ट हैं, इसलिए आपको स्टार डोमेन के ऊपर के स्वर्ग के बारे में पता होना चाहिए और शायद आपको इस क्षेत्र के परे क्षेत्र के बारे में भी कुछ जानकारी होगी। डिंग चेंग युआन ने सीधे बात की और उसके शब्दों ने जियोयान को चौंका दिया, जिसने फिर सिर हिलाया। मैंने उन ज्वालाओं के बारे में कभी नहीं सुना, देखा तो दूर की बात है, जो मेरी विश्व भर की यात्राओं में शीर्ष ज्वालाओं में शुमार है। प्राचीन पुस्तकों में भी उनका उल्लेख शायद ही मिलता है। प्राचीन राजवंशों के बाद से किसी के पास भी शीर्ष ज्वालाओं में से कोई भी नहीं रही।
क्या ये लपटें इस क्षेत्र से परे से हैं? जियोयान का दिल हिल गया और वह हिचकिचाते हुए बोला, यह सच है और यह सच नहीं भी है। डिंग चेंग युआन ने अपना सिर हिलाया, जिससे जियोयान हैरान हो गया। कोई नहीं जानता कि बाहरी आकाश में कितने सम्राट ज्वालाएं हैं। हो सकता है कि इस दुनिया में कुछ सम्राट ज्वालाएं उन ज्वालाओं की संतानें हो जो इस दुनिया में गिरी हैं। उनका वास्तविक सार बाहरी आकाश से संबंधित है। डिंग चेंग युआन ने उपहास किया और जियोयान हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद उसे कुछ याद आया और उसने हिचकिचाते हुए पूछा, डिंग जियो की लौ बाहरी स्वर्ग से होनी चाहिए, है ना? यदि आप कुछ असामान्य महसूस कर सकते हैं तो बस यही है। डिंग चेंग युआन ने सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि वह उस लौ को इतनी कुशलता से कैसे नियंत्रित कर सकता है? क्या डिंग जियो बाहरी स्वर्ग से आया हुआ व्यक्ति है? जियोयान ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, यह वास्तव में उससे बहुत अलग नहीं है जो मैंने सोचा था। वह मनुष्य नहीं है। डिंग चेंग युआन की आंखें बिजली की तरह चमक उठी जब उसने ठंडेपन से जियोयान को देखा। जियोयान ने गहरी सांस ली और सहमति में सिर हिलाया। जिसे मारा नहीं जा सकता वो निश्चित रूप से इंसान नहीं है। चाहे वो इंसान हो या ना हो, वह मेरा बच्चा है। अगर कोई भी उसके साथ कोई गलत हरकत करेगा तो मैं उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपनी हड्डियों ही क्यों ना गंवानी पड़े। डिंग चेंग युआन बोलते हुए उसकी नज़र जियोयान पर टिकी थी, जो बेहद असहज महसूस कर रही थी। इसका क्या मतलब था? क्या उसने सोचा था कि मैंने उस लव को छीलने के लिए डिंग जियो पर हमला कर दूंगा? मैं अभी भी उस लव को समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि यह उस क्षेत्र से परे की लव हो सकती है, इसलिए छोटे लड़के के लिए इसे पकड़ना बिल्कुल सही होगा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद जियोयान ने आखिरी बात की। एक पल के लिए जियोयान को गौर से देखने के बाद डिंग चेंग युआन ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, चूंकि जूनियर सिस्टर लुओ ने तुम्हें यहाँ भेजा है तो तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें संरचनाओं का कुछ ज्ञान देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तक तुम कितना समझ सकते हो यह तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर करता है। धन्यवाद सीनियर। यह सुनकर जियोयान बहुत खुश हुआ और डिंग चेंग युआन को सम्मान पूर्वक प्रणाम करने के लिए खड़ा हो गया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं आपके लिए एक नियम तय कर दूं। यहाँ एल्केमिस्ट पूरी तरह वर्जित है। इतना कहकर डिंग चेंग युआन उठकर चला गया। इसमें गोंग सुन यू के प्रति क्या द्वेष है? जियोयान को निराशा का एक उभार महसूस हुआ। तार्किक रूप से सेंट्रल डोमेन में डिंग चेंग युआन की नफरत का शिकार बनने वाला एकमात्र व्यक्ति गोंग सुन यू था, जो एक सर्वोच्च संत था। हालांकि गोंग सुन यू के प्रति इस तरह अपना असंतोष व्यक्त करना बहुत तुच्छ लग रहा था। जियोयान ने इन शब्दों को जोर से कहने की हिम्मत नहीं की, लेकिन केवल अपने आप से ही बुदबुदाया कि इन बूढ़े राक्षसों की वास्तव में अपनी विलक्षणताएं थी। डिंग चेंग युआन का स्थान मिल गया है। शाही शहर लुकांग से हजारों मील दूर एक सुदूर सीमावर्ती कस्बे में नगर स्वामी सिटी लॉर्ड के महल के अंदर एक काले बालों वाला आदमी सिटी लॉर्ड की गद्दी पर बैठा था। उसके पैरों के पास एक बूढ़ा आदमी लेटा था, जिसकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। उस आदमी ने खाली हाल की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, महाराज, यह लुओकांग शाही शहर से केवल 10,000 मील दूर है। खाली हाल में एक बूढ़ी आवाज गूंजी। उस आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और सिर उठाकर कहा, ठीक है, सब लोग सुनो। एल्डर 2 के नेतृत्व में तुम्हें डिंग चेंग युआन को पकड़ना होगा। जहां तक लुओकांग राजवंश के लोगों की बात है, मैं उन्हें अकेले ही रोक लूंगा। महाराज, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह लड़ाई छिड़ गई तो यह निश्चित रूप से लुओकांग राजवंश को चिंतित कर देगी। भले ही यूजी
आपका मुकाबला न कर पाए, लेकिन अगर यह गोंग सुन यू को सतर्क कर दे तो क्या होगा? पहले से वृद्ध आवाज जल्दी से सुनाई दी। गोंग सुन यू, चिंता मत करो, मेरे पास उससे निपटने का अपना तरीका है। जैसे ही वह आदमी बोला, वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।